सभी विद्यार्थियों और सभी मित्रों को बहुत बहुत मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे सामंतवाद को पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में फ्यूडलिज्म भी कहते हैं। अब हम सामंतवाद के बारे में पहले जानेंगे, उसके पश्चात सामंती व्यवस्था की विशेषताएं देखेंगे और उसका प्रभाव क्या पड़ा समझेंगे समाजों पर। तो इसका जो समय है वो है 600 से 1200 ईस्वी तक। समय है 600 से 1200 ईस्वी तक के बीच में, अर्थात यह गुप्तोत्तर काल से लेकर मुगलों के तुर्कों के आक्रमण होने के पहले तक का टाइम है, जिसमें हम सामंतवाद को पाते हैं देखते हुए। तो सामंतवाद गुप्तकालीन अभिलेखों एवं हर्षकालीन साहित्य में सामंत, महाभारत आदि उपाधियों का उल्लेख मिलते हैं। एक विशेष बात यह है कि हम जान लें कि गुप्तों ने ही और उन्हीं के काल में दक्षिण भारत में भी सभी ने दान दे देकर, भूमियों का दान दे देकर एक छोटे मोटे सामंतों को खड़ा कर लिया था। अर्थात जो भूमि प्राप्त कर लेते थे उन्हें राजा के समान छोटे मोटे अधिकार प्राप्त हो जाते थे, वे सेना भी रखते थे और वह छोटे राजा की तरह ही व्यवहार करने लगते थे। जब कभी केंद्र में राजा कमजोर पड़ता था तभी ये सामंत प्रबल हो जाते थे, सिर उठा लेते थे और ये अपना एक नया स्वतंत्र राज्य स्थापित करते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि राजपूत काल में बहुत से हमको राजपूत वंश दिखाई पड़ते हैं जो कभी गुप्तों के या अन्य बड़े साम्राज्य के सामंत के रूप में विकसित थे। अर्थात पहले उनके यहाँ शासनाधिकारी आदि हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे ये दान पाते गए वैसे वैसे मजबूत होते गए इनकी आर्थिक स्थिति, और केंद्र जब भी निर्बल पड़ा तभी ये सबल होकर इन्होंने सिर उठाया और ये एक छोटे राजा के रूप में विकसित हो गए। तो विभिन्न उल्लेखों में सामंत व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र तथा अशोक के अभिलेखों में सामंत शब्द पड़ोसी राजा के अर्थ में देखने को मिलता है, प्रमुख हुआ है। अर्थात उनके अधीन राजा नहीं बल्कि पड़ोसी राजाओं के रूप में उनको सामंत कहा जाता था मौर्य काल में। परवर्ती गुप्त युग में, जब गुप्त युग का परवर्ती काल था, तब प्रभु सत्ता संपन्न शासक तथा उनके अधीनस्थ राजाओं की उपाधियां भी सामंत प्रथा का अस्तित्व बताती हैं, प्रमाणित करती हैं कि जो अधीनस्थ राजा होते थे वही सामंत हुआ करते थे। इस समय सामंतों के दो वर्ग मिलते हैं। बाण के हर्षचरित में तो सामंतों की अनेक वर्ग उल्लिखित हैं, जैसे सामंत, महासामंत, आप्त सामंत, प्रधान सामंत, प्रति सामंत आदि। ये लोग ठाकुर, ठक्कर, सामंत आदि उपाधियों का, महाराज आदि उपाधियों तक का प्रयोग कर लेते थे। पूर्व मध्यकालीन अभिलेखों तथा साहित्य में सामंत प्रथा का पूर्ण विकसित रूप हमको प्राप्त होता है। लगभग 600 ईस्वी से सामंत व्यवस्था की स्पष्ट रूपरेखा और नया रूप देखने को मिलता है। इस काल में जातीय राज्य बनने लगे। इन राज्यों के शासक अपने कृपा पात्रों को बड़ी बड़ी भूमियों पर शासनाधिकार देने लगे, अर्थात बड़ी बड़ी जमीनें दान में और शासन का अधिकार उन्हें देने लगे जो अपने उनके प्रिय और अधीनस्थ होते थे। ये जागीरदार भी कहे जाते थे, इन्हीं लोगों को जागीरदार कहा जाता था। इनकी स्थिति भी प्रायः सामंतों के समान ही होती थी। केंद्रीय राजा या केंद्रीय सत्ता के निर्बल होने पर प्रांतीय शासक तथा सेनापति स्वतंत्र होने लगते थे। 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार नामक जो साम्राज्य था उसका पतन होने पर, उसका ह्रास होने पर उत्तरी भारत में कई राज्यों का अभ्युदय हुआ जो कि सभी के सभी प्रतिहारों के सामंत या अधीनस्थ हुआ करते थे। फरिश्ता के वृत्तांत से ज्ञात होता है कि तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चाहमान के पास 150 सामंत थे जो उसकी तरफ से लड़ने गए थे मोहम्मद गौरी से। गुजरात गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी, चंदेल, चालुक्य तथा परमार वंशीय नरेशों के सामंतों का उल्लेख साहित्य तथा अभिलेखों में होता है। अर्थात जो प्रत्येक
मजबूत शासक होता था, अपने राज्य का जो महाराजा धीराज होता था, वो कई कई सामंत रखता था। ये सामंत समय समय पर महाराजा अपने अपने अधिपति को सहायता, सैनिक सहायता आदि दिया करते थे। पूर्व मध्यकाल में सामंत धर्म, इनके अधिकार और कर्तव्यों का पूर्ण रूपेण निश्चित हो चुका था कि इनका धर्म क्या है, इनका कर्तव्य क्या है सामंतों का। इस युग में युद्ध के अवसर पर सामंत अपने अधिपति की सहायता के लिए प्रस्तुत होते थे, रहते थे। शुक्र नीति का तो ये भी आदेश है कि सामंत को अपने स्वामी के लिए प्राण भी त्याग देने चाहिए आवश्यकता पड़ने पर। राजनीति रत्नाकर में सामंत के 2 वर्गों का उल्लेख हुआ है, सकर और अकर। जो संभवतः जो राजा को जो कर देते थे, ऐसे सामंत सकर कहलाते थे, और अकर सामंत केवल विशिष्ट अवसरों पर ही उपहार आदि राजा को प्रदान, मुख्य राजा को प्रदान करते थे। हर्षचंद्र के अनुसार, अगर हर्ष क्या कहता है कि सामंत राजा अपनी रानियों के साथ समय समय पर अपने अधिपति की सेवा में उपस्थित होते रहते थे। सामंतों के पुत्र भी सम्राट की सेवा में उपस्थित होते थे। इसका एक उदाहरण मिलता है बाणकी हर्षचरित के में मिलता है। हर्ष के पिता प्रभाकर वर्धन के दरबार में मालव नरेश के 2 पुत्र रहते थे, कुमारगुप्त और माधवगुप्त। तो इनकी प्रयाग प्रशस्ति में सामंत राजाओं द्वारा सम्राट के लिए कन्या प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। अब हम देख लेते हैं सामंती व्यवस्था की विशेषताएं और उसका प्रभाव क्या हुआ समाज पर। तो 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच अगर हम देखें तो भारत के आर्थिक जीवन और व्यवस्था में उत्पादक और उत्पादन पर नियंत्रण करने वालों के बीच के संबंधों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सामंतवादी व्यवस्था के कारण कृषि भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगी थी। भूमिपत अपनी भूमि, भूमि के जो स्वामी थे वो अपनी भूमि अन्य लोगों को दे देते थे काम करने के लिए, भूमि पर अर्थात कृषि करने के लिए। भूमि के वितरण से व्यवस्था के कई स्तर बनने लगे। अब जिनको भूमि दी गई है वो भी बड़े जमींदार होने लगे थे, तो वो भी अपने से नीचे वाले लोगों से काम करवाने लगे थे। इससे उप सामंतों की वृद्धि हो गई, अर्थात राजा अधिपति के तो सामंत होते थे, सामंतों के भी उप सामंत होने लगे। इस प्रकार से तो इससे दोनों कृषक और राजा की स्थिति दुर्बल हो गई। इस जब सामंत और सामंत के भी उप सामंत होने लगे तो राजा को कर कम पहुंचने लगा और कृषक को कृषि का भाग बहुत कम मिलने लगा, और बीच का अधिकांश भाग बिचौलिए सामंत ही खा जाते थे, जिन्हें हम उप सामंत और सामंत कहते थे। तो इससे किसान भी दुर्बल हुआ और जो मुख्य राजा होता था, सम्राट होता था, वो उसकी व्यवस्था भी दुर्बल हुई और मजबूत कौन हुए? सामंत और उप सामंत। भूमि को इसकी दोनों स्थिति दुर्बल हो गई। आय का प्रमुख भाग सामंत बिचौलियों के हाथों में जाने लगा। कृषकों को भूमि कर के अतिरिक्त भी कई प्रकार के अन्य कर भी देने पड़ते थे। पहले राज्य को प्राप्त होने वाले करों का एक भाग सड़कों, सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण कार्यों में खर्च हुआ करता था या उनके रख रखाव पर व्यय होता था, जो राज्य को कर प्राप्त होता था राज्य से। अब सामंतों द्वारा मनमाने कर लगाए जाते थे, तो ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूमि अनुदान जो होते थे या भूमिदान जो होते थे वो कर मुक्त होते थे, जिन्हें अग्रदेय या ब्रह्मदेय भी कहते थे ऐसे ग्रामों को दक्षिण भारत में। लेकिन ये लोग ब्राह्मण जो पाते थे राज्य से दान भूमि के रूप में, उससे प्राप्त हुआ कर वह राज्य को नहीं देते थे, अर्थात ब्राह्मण कर मुक्त थे। अतः इन भूमियों से होने वाली राजस्व की क्षतिपूर्ति, अब राजस्व कम जाने लगा सम्राट के पास, तो उसकी क्षतिपूर्ति अन्य स्रोतों से की गई। अब उसके लिए अन्य स्रोत ढूंढे जाने लगे। तो चाहमानों के शिलालेखों में ऐसे अनेक करों का उल्लेख है। भूमि कर अधिक था, जिसकी वजह से भूमि कर अन्य लोगों पर, किसानों पर बोझ पड़ने लगा, भूमि कर अधिक लिया जाने लगा। सामान्य रूप से छठा भाग ही, जो वैदिक काल से ही चल रहा था, 1/6वां भाग ही कर के भूमि कर के रूप में लिया जाता था, परंतु अब वे सामंत 1/3 भाग भी भूमि कर के रूप में राज्य से वसूलने लगे, भूमि कर के जनता से वसूलने लगे, किसानों से। इन करों और
बेगार की प्रथा ने, एक और प्रथा प्राचीन भारत में मित्र चलती थी, बेगार, जिसको विष्टि कहा जाता है कहते थे। तो इसमें जैसे जो कर देने योग्य नहीं होते थे तो उनसे महीने में एक दिन बेगारी करवा ली जाती थी, अर्थात जो दिन मेहनत करवाई जाती थी उसका मुआवजा उनको नहीं दिया जाता था। तो ऐसे बहुत सारे लोग बेरोजगार होने लगे तो उनसे बेगार लिया जाने लगा। तो बेगारी के प्रथा ने और बढ़ते हुए करों ने 1/6 भाग देते थे, अब 1/3 भाग देने लगे। तो ऐसे कृषकों की स्थिति निराशाजनक बन गई, अर्थात किसान जो है वह गरीब होता चला गया, दुर्बल होता चला गया। सामंतों का से राज्य को ये लाभ था कि जिस कारण वो सामंत रखते थे कि अब उसे नौकरशाही पर कम निर्भर रहना पड़ता था। राजस्व सामंतों द्वारा ही एकत्र किया जाने लगा, पूरे राज्य का एकत्र किया जाने लगा। वे न्याय का कार्य भी कर सकते थे, न्यायालय भी चलाने लगे अपने, परंतु इससे सामंतों के अधिकारों में राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार भी आ गए, अर्थात सामंतों के अधिकार बढ़ते चले गए और राज्य के अधिकार कम होने लगे। और हालांकि राजा भूमि का काफी बड़ा क्षेत्र सीधे तौर पर राजकीय भूमि के रूप में रखकर सीधे तौर पर उसमें कृषि करवाता था, शासन करता था, परंतु सामंतों को प्राप्त सुविधाओं और अधिकारों के कारण ग्रामों की स्वायत्तता में बाधा आ गई थी, बाधा पड़ती थी। ग्राम प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में ग्राम स्वतंत्र होते थे और अपनी आवश्यकता की सभी आवश्यकताएं की अपनी पूर्ति स्वयं कर लिया करती थी, लेकिन अब उसमें बाधा आने लगी, अतः ग्राम सभाओं में अब क्षीणता आने लगी थी। अर्थव्यवस्था की सामंतवादी व्यवस्था के फलस्वरूप गतिशीलता समाप्त हो गई थी। अब अर्थव्यवस्था को धक्का लगने लगा था इसके कारण, क्योंकि सारा का सारा धन अधिकांश प्रतिशत के रूप में सामंत ही खा जाते थे। कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हो जाने के कारण, क्योंकि सामंत के भी उप सामंत होते थे, तो कृषि भूमि जो है छोटे टुकड़ों में हो गई, तो इसके कारण कृषकों के लिए जीविकोपार्जन समस्या बन गया, एक समस्या के रूप में देखा जाता था। व्यापार की गतिशीलता स्थिर हो जाने के कारण व्यापारी भी किसानों के शोषण की ओर उन्मुख हुए। अब इस समय बहुत से आक्रमण होने लगे थे हमारे देश पर। राजपूत काल में हम जानते हैं कि सिंध से अरबों के आक्रमण हुए, उसके पहले शकों, पहलवों आदि के आक्रमण हो चुके थे, और बाद में पूर्व मध्यकाल समाप्त होते होते तुर्कों के आक्रमण होने लगे थे, जिनसे व्यापारियों को लूटे जाने लगे थे और व्यापार होने में बाधा पड़ने लगी थी। निरंतर होने वाले आक्रमणों के कारण देश का, समाज का व्यापार भी ठप हो रहा था लगभग। अब इन व्यापारियों ने भी कृषकों को के शोषण की तरफ ये उन्मुख हुए, ये भी किसानों का शोषण करने लगे। सामंतों की संपन्नता किसानों के ऊपर ही निर्भर थी। कृषक निर्धन और आर्थिक रूप से इस प्रकार से हम देखते हैं कि दुर्बल होता चला गया सामंती व्यवस्था से। भूमि संबंधी समस्याओं के कारण वह अपने गांव में ही बंध गया, कहीं अन्य जा भी नहीं सकता था व्यापार करने के लिए। पहले कृषकों की गणना वैश्य वर्ग में होती थी। विश्व, जो पूरा समाज था जिसको विश्व कहते थे, किसान सम्मानित थे और उनकी गणना विश्व में अर्थात विशाल जन समूह में, जिसे हम वैश्य कह सकते हैं, उसमें की जाती थी। किंतु अब गरीबी के कारण उन्हें शूद्र समझा जाने लगा। जिस युग में कौटिल्य अर्थशास्त्र, कामंदक नीतिसार, महाभारत का शांति पर्व, धर्म पर्व आदि राजनीति संबंधी ग्रंथ लिखे गए, तब भारत में सामंत पद्धति नहीं हुआ करती थी। तो इस पद्धति के विकसित होने पर अतः ये देखते हैं कि बाद के आचार्यों ने, किसी ने भी आचार्य ने राजनीति विषयक ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा जिससे सामंत व्यवस्था पद्धति पर विशद रूप से प्रकाश डाला जा सके। हाँ, एक मध्यकाल में विरचित एक मिलती है पुस्तक, एक ग्रंथ मिलता है, युक्ति कल्पतरु, जिसके लेखक लक्ष्मीधर हैं। उन्होंने अवश्य राजा का लक्षण कहते हुए यह प्रश्न किया था कि ये क्या बात है कि जो चक्रवर्ती सम्राट भी राजा कहलाता है और किसी एक ग्राम या जागीर के स्वामी को भी हम यही संज्ञा है, राजा की ही संज्ञा है उसकी। तो यह प्रश्न निस्संदेह उस समय महत्व का था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि महाराजा धीराज भी राजा कहलाए और गांव के सामंत और जमींदार भी अपने आप को राजा समझने लगे या राजा कहे जाने लगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामंत पद्धति के कारण प्रायः यह संभव नहीं रहा कि राजशक्ति को धारण करने वाले लोग
प्रजा के हित और कल्याण पर ध्यान दे सकें, क्योंकि सामंतों ने सब कुछ कैप्चर कर लिया था। गांव को अधिकार में या किसानों को अपने वश में सामंत और उप सामंत रखने लगे थे। अतः राज्य का ध्यान इन सब चीजों से हटा और उन पर वो गांव के कल्याण की तरफ, ग्रामों के कल्याण की तरफ ध्यान नहीं दे सके। सर्वसाधारण जनता की दृष्टि से यह पद्धति अराजकता को उत्पन्न करती रही, अर्थात सर्वसाधारण की इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और वह व्याकुल होने लगी, और जिससे कि सबसे ज्यादा नुकसान कृषकों का हुआ, जो गरीब से गरीब होते चले गए। तो हम ये कह सकते हैं निष्कर्षता कि सामंत पद्धति हमारे देश के लिए निश्चित रूप से एक गलत पद्धति थी, एक नुकसानदायक पद्धति थी, जिसमें बाद में हम देखते हैं कि कुकुरमुत्तों की तरह बहुत से राजपूत काल में छोटे छोटे राज्यों का तो उदय हो जाता है, लेकिन जनता त्राही त्राही कर रही थी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कुछ करने के लिए।